हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद। आ जाइए सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का फिर से होने जा रहा है। एक बार मुझे बताइएगा ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं। उसके बाद में आज का जो सेशन है लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच एंड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पर बेस्ड आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं और ये सेशन आपका काफ़ी लंबा चलने वाला है। काफ़ी लंबे से मतलब काफ़ी दिन चलने वाला है। आज हमने इसको स्टार्ट किया है और बहुत ही बेसिक वे में शुरुआती क्वेश्चंस को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये आपका डे 1 है और इस पर आगे भी आपकी क्लासेस आएंगे। लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे फिर आपका टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है ना, एचपीएससी टीजीटी पीजीटी हो, यूकेपीएससी लेक्चरर इंग्लिश हो, आरपीएससी टीजीटी पीजीटी, बीपीएससी, जीएसएससी टीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, डीएसएसबी, ठीक है ना, जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्जामिनेशन हैं उन सभी में आपके लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एक बार सभी कैंडिडेट्स लाइक कर दीजिएगा और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आने वाली क्लासेज आप तक आसानी से पहुंच पाएं। चलिए, और एक बार मुझे बताइए ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए, शशि प्रभा, रजनी गुड इवनिंग, विक्रम गुड इवनिंग, रचना, अर्चना, कामेश्वर, प्रीति, रूबी गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन उठाएंगे, है ना, बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल पर, जैसे कि हर क्लास के लिए हम शुरू करते हैं उसी तरीके से। ओके, गुड, वेरी गुड। तो सभी कैंडिडेट्स आते जाइए और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा जहां जहां पर आप जुड़े हुए हैं। ओके, आपका टाइम जो रहेगा वो 9 PM का ही रहेगा जब भी क्लास होगी। तो बढ़ते हैं। हमारा शुरुआती क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस इन्वॉल्व्स द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। फटाफट बताएंगे जल्दी जल्दी से। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में लगाए हैं और क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी आज की, छोटी सी एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिससे कि मोस्टली कैंडिडेट्स को पता पड़ जाए कि आपके लिटरेरी टर्म्स पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट करा दिए है। ओके, गुड, वेरी गुड। तो सभी का आंसर आ चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब आ रहा है। अलिटरेशन, ओके ओके। रुचि, सुनील वर्मा, वेरी गुड। सो राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी, अलिटरेशन। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दे दिया गया है, a literary device that involves the repetition of consonant sound, repetition of consonant sound at the beginning of the words। यानी कि कुछ लाइंस दी गई होंगी, उन लाइंस में जो क्लोजली रिलेटेड फ्रेजेस होंगी उनका जो बिगिनिंग लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, वो रिपीट हो रहा होगा अगेन एंड अगेन। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और समझ लीजिए, जिससे कि कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कैसे कर पाएंगे। एलिटरेशन के बारे में बेसिकली आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। रिपीटेशन ऑफ द साइलेबल इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड बिटवीन नियर बाई वर्ड्स, यानी जो पास पास के वर्ड्स हैं उनमें जो रिपीटेशन साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है। बट कुछ केसेस में आपको देखने के लिए मिलेगा इनिशियल वोवल साउंड रिपीटेशन, यानी कि कभी कभी आपको कॉन्सोनेंट साउंड नहीं दिया होगा, कहीं कहीं पे वोवल साउंड दिया होगा। तो वो क्या कंडीशन होती है? वो कंडीशन ये होती है कि अगर किसी सेंटेंस में या किसी भी पोइटिक कंपोजिशन में कुछ लाइंस ऐसी हैं जहां पर जो क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हैं उनमें शुरुआती लेटर या शुरुआती साउंड वोवल साउंड है, भले ही वो मैच ना करे, जैसे ए ई आई ओ यू ये कॉन्सिक्वेंस से आपके लगे हो जाए, फिर भी वो अलिटरेशन काउंट किया जाएगा। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए इससे रिगार्डिंग, रिपीटेशन ऑफ अनस्ट्रेस्ड कॉन्सोनेंट, अनस्ट्रेस्ड कॉन्सोनेंट डज नॉट काउंट एज अलिटरेशन। यानी अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड ऐसा है जो कैसा है, अनस्ट्रेस्ड कॉन्सोनेंट है, उसको हम एलिटरेशन काउंट नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। ओनली स्ट्रेस्ड सिलेबल कैन बी एलिटरेट। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द रिपीटेशन ऑफ सिलेबल इनिशियल वोवल फंक्शन एज एलिटरेशन रिगार्डलेस ऑफ विच वोवल आर यूज। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो रिलेटेड क्लोजली जो फ्रेजेस हैं उनमें इनिशियल कौन सा वोवल यूज किया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसमें वोवल साउंड रिपीट किया गया हो। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको आप लोग देख लीजिए जो वोवल साउंड रिपीटेशन से संबंधित है। ओके,
जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एन ईगर एलिफेंट ऑफन एंटरटेन्स अदर। ठीक है ना, एक ईगर एलिफेंट है जो दूसरों का हमेशा एंटरटेन करता है। यहाँ पर आपने देखा ये वोवल साउंड है, ये भी वोवल साउंड है, ये भी वोवल साउंड है और ये भी वोवल साउंड है, ये भी वोवल साउंड है और ये भी वोवल साउंड है। रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड अगेन एंड अगेन, बट डजंट मैटर कि वो कौन सा वोवल साउंड है, ए है या ई है या फिर ई है या फिर ओ है या ई है या फिर ओ है, यानी डिफरेंट डिफरेंट वोवल साउंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो सकते हैं कॉन्स्टेंटली फ्रेजेस में, वो आपका एलिट्रेशन काउंट किया जा सकता है। क्लियर। अगेन हमारे पास एक और सेंटेंस है, अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर एंडलेस एक्साइटमेंट। जहां हमने फिर से देखा वोवल साउंड ए आ रहा है, ओ ई और ई, ये भी हमारा एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। अगेन हमारे पास है एन ओ ई और ए, ये भी एक अच्छा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सोनेंट साउंड का है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर, ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो सकता है, कॉन्सोनेंट साउंड भी बिगिनिंग में आ सकता है और वोवल साउंड भी आ सकता है। तो वोवल साउंड की ये कंडीशन है कि वो कोई सा वोवल साउंड हो सकता है, सिमिलर नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका राइट आंसर है एलिटरेशन। ठीक है, ट्रेडिशनली आपका कॉन्सोनेंट साउंड ही देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन द सन स्माइल डाउन ऑन द विलेज। चलिए, एक लाइन आई है, द सन स्माइल डाउन ऑन द विलेज, इसमें किस तरीके का फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। ये जो सीरीज हमने चलाई है लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, इसमें वे सभी क्वेश्चन आएंगे जो पिछली बार यूपी टीजीटी के 2019 वाले एग्जामिनेशन में जिस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म किए गए थे, ठीक है ना, और जो जेएसएससी पीजीटी वाले एग्जामिनेशन में और एलटी ग्रेड वाले एग्जामिनेशन में, यानी कि सिमिलर जितने टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म किए जाएंगे। बट आज की जो क्लास है वो मैंने बेसिक वे में ली है, बहुत ही शुरुआत क्वेश्चन यहाँ पे लगाए गए हैं, एडवांस क्वेश्चंस धीमे धीमे आएंगे। ओके, चलिए, प्रीति का आंसर आ गया पर्सोनिफिकेशन, एग्जैक्टली। तो लाइन दी गई है, द सन स्माइल डाउन ऑन द विलेज, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, सन की, जो कि कभी मुस्कुराता नहीं है, बट यहाँ पर इसको ह्यूमन क्वालिटी से एट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है ना, जब कहीं पर किसी ऐसी चीज को जो ह्यूमन नहीं है, नॉन ह्यूमन है, उसमें ह्यूमन क्वालिटी एट्रीब्यूट कर दी जाए, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट रहेगा। So personification is a literary device that gives a human characteristic to something that is not human। कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल्स है, इनको आप नोट कर लीजिए, मे भी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाए। जैसे द एंग्री विंड बेटेड द ट्रीज, जहां पर विंड जो है हवा यानी कि आंधी को बोला गया है, इसको एंग्री बताया है, जो कि किसकी क्वालिटी है, किसी ह्यूमन बीइंग की या लिविंग बीइंग की क्वालिटी है। नेक्स्ट है द कार कफ्ड, कफ का मतलब होता है खांसना, क्योंकि कार कभी खांस नहीं सकती, ये जो क्वालिटी है, ये जो गुण है, किसका है, ह्यूमन बीइंग का है। द चेयर ग्रोन विद रिलीफ, अब रिलीफ केवल किसको मिलता है, जो लिविंग बीइंग होती है, बेसिकली इंसान को रिलीफ की बात करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ह्यूमन क्वालिटी है उसे एट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट है द डोर हिंग्स स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना चिल्लाना। द डोर हिंग्स स्क्रीम एज आई पुश इट ओपन, तो ये सभी एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनमें जो नॉन ह्यूमन थिंग है उनको ह्यूमन क्वालिटी से एट्रीब्यूट किया गया है। तो ऑल द सेंटेंसेस आर द एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, नोटेड। नेक्स्ट वन हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइक और एज जब तुलनात्मक रूप से यूज किए जाते हैं तो वह कौन सा टर्म यूज किया जाता है। गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी, अर्चना का आंसर भी आ रहा है, प्रीति थर्ड ऑप्शन नंबर बी बता रही है, वेरी गुड। सिमिली, ठीक है ना, सिमिली में बेसिकली तुलनात्मक रूप से जो यूज किए जाने वाले वर्ड्स है वो हमारे लाइक और एज हैं। ठीक है, गुड, वेरी गुड। यहाँ कहीं पर भी किसी वर्ड को तुलनात्मक रूप से देखने के लिए लाइक और एज का यूज किया जाए तो आपका हमेशा सिमिली ही रहेगा। सिमिली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप लोग समझ लीजिए, वैसे तो सिमिली के बारे में सभी चीजें जानते ही हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है,
फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे पूछ लिया जाता है। और सिमिली इज अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच दैट, तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए यूज करना है अगर क्वेश्चन आ जाता है। ये कैसा है, डायरेक्टली कंपेयर होती है, ठीक है ना। और जो मेटाफर है वो कैसा होता है, वो इलिसाइट या फिर बोल सकते हैं एक तरीके से इनडायरेक्ट कंपेरिजन होता है। तो सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स। Similes are often contrasted with metaphors, whereas similes necessarily compare two things using words as like or as, जबकि मेटाफर में इन चीजों को यूज नहीं किया जाता है। इट इज ओनली इम्प्लिसाइड, ठीक है, जिसे इम्प्लाइड सिमिली भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सिमिली के लिए कुछ इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन की दृष्टि से कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। हर स्माइल इज लाइक द ब्राइटनेस ऑफ द सन, उसकी जो स्माइल है इस तरीके से है जैसे कि सूरज की रोशनी या सूरज की चमक। He fought like a lion in battle, वो इस तरीके से लड़ा जैसे कि एक शेर बैटलफील्ड में लड़ता है। हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन, तो यहाँ पर हमने लाइक एज दोनों का इस्तेमाल किया है। इसके अतिरिक्त हमारा कॉन्ट्रास्टिंग है मेटाफर, जहां पर सेम यही बात हमने दूसरे तरीके से कही है। हर स्माइल वाज द सन, इसको इनडायरेक्टली ये बोला गया कि उसकी जो स्माइल है ऐसी है जैसे कि सूरज है। ही वाज अ लायन इन बेटर, तो यहाँ पर हमने जो कंपेरिजन वर्ड्स हैं लाइक और एज उनका इस्तेमाल नहीं किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म पैराडॉक्स। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जामिनेशन में, डिफरेंट वे से पूछा गया है। आप लोगों को बताना है पैराडॉक्स क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म पैराडॉक्स। ऑप्शन है ए कॉन्ट्राडिक्शन दैट इज लॉजिकली अनरिजॉल्व्ड, दूसरा है ए रिटोरिकल क्वेश्चन, तीसरा है ए सिचुएशन दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ बट कंटेन्स अ ट्रुथ, और है एन एक्सट्रीम एग्जैगरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है पैराडॉक्स के लिए कौन सा वाला बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। चलिए, सुनील वर्मा, प्रीति, अर्चना, सभी लोग बताइएगा कौन सा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी बताया रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर सी, ए सिचुएशन दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ बट कंटेन्स अ ट्रुथ, यानी एक ऐसी सिचुएशन जो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करे, अपने आप का ही विरोध करे, बट लॉजिकली रीजनेबल तरीके से अगर हम देखें तो वो बात सही भी होती है। दैट इज पैराडॉक्स, विरोधाभास जिसे हम बोलते हैं। ओके, चलिए इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग देख लीजिए। बात करें पैराडॉक्स की। अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट और सिचुएशन दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी और इम्पॉसिबल बट मे बी एक्चुअली ट्रू, यानी कि ऐसी सिचुएशन या ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जो विरोधाभासी लगे बट एक्चुअल में वो सत्य भी हो सकता है। ओके, ए स्टेटमेंट दैट सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ और गो अगेंस्ट कॉमन सेंस बट मे स्टिल बी ट्रू। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, आई कैन रेजिस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन, ये ऑस्कर वाइल्ड का एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है पैराडॉक्स का। अगर एग्जामिनेशन में आ जाए ये किसकी लाइन है, आप डायरेक्टली लिख दीजिए ऑस्कर वाइल्ड की है। किस तरीके का लिटरेरी टर्म यूज किया गया है, पैराडॉक्स यूज किया गया है। दूसरा हमारा कंडीशन है, ए स्टेटमेंट दैट लीड्स टू अ सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन इवन दो द रीजनिंग सीम्स वैलिड, जैसे कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यहां पर बिगिनिंग भी बताया गया है और एंड भी बताया गया है। किसी चीज का एंड किसी चीज की शुरुआत नहीं होती, बट ये लॉजिकली देखा जाए तो बिल्कुल सही है। कहते हैं ना, अब अंत की शुरुआत हुई है ना। नेक्स्ट है, ए सिचुएशन और स्टेटमेंट दैट कंटेन्स टू अपोजिट फैक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक, जैसे द लाउडर ही शाउटेड द लेस दे लिसन, यानी कि उसने जितना तेज चिल्लाया लोगों ने उतना ही कम उसे सुना। ये क्या है, ये भी एक दूसरे का विरोध करते हुए कैरेक्टरिस्टिक है, बट ये एक्चुअल चीजें होती हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत तेज चिल्लाता है लेकिन सामने वाला उतना ही उस पर ध्यान कम देने लगता है। तो ये कुछ सिचुएशंस है पैराडॉक्स की जो आप लोगों को याद रखनी है। ओके, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, अगर एग्जामिनेशन में आ जाएं आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज ए पार्ट यूज टू रिप्रेजेंट द होल,
यानी वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक पार्ट किसी पूरी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। हम इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कंप्लीट थिंग या होल थिंग रिप्रेजेंट करती है किसी पार्ट को या उसके किसी तरीके से छोटे मोटे सब्स्टिट्यूट को। सिनेक डॉग, बिल्कुल ठीक है। शिया का आंसर आ गया है। अर्चना, शिया, कामेश्वर, सुनील, प्रीति और रुचि, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, सिनेक डॉग। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सिनेक डॉग इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट यूज टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। कभी कभी एक छोटा सा पार्ट पूरी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है और कभी कभी कंप्लीट या होल थिंग इज यूज टू रिप्रेजेंट अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ कंडीशन है, उनको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो वर्ड है सिनेक डॉग, ये ग्रीक ओरिजिनेटेड है। इसका ग्रीक में आपको जो वर्ड मिलेगा इस तरीके से मिलेगा, आप इसको याद कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है सिमल्टेनियसली मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो सिनेक डॉग इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस अ पार्ट ऑफ समथिंग टू रेफर टू द होल और वाइस वर्सा। यानी इसको कंप्लीटली किसी पार्ट या किसी कंप्लीट चीज से किसी पार्ट के लिए डिनोट किया जाता है। जैसे कि अगर कंडीशन नंबर 1 पे देखें, पार्ट फॉर द होल, यानी किसी कंप्लीट चीज के लिए एक छोटा सा पार्ट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम थ्रीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू रेफर टू क्लोथिंग। ओके, व्हील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू रेफर अ कार। एग्जांपल देख लीजिए, कंप्लीट एग्जांपल है ऑल हैंड्स ऑन डेक। एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है सिनेक डॉग का, ऑल हैंड्स ऑन अ डेक। यहाँ पर ऑल हैंड्स जो हैं रेफर करते हैं ऑल द सेलर्स या फिर क्रू मेंबर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है होल फॉर द पार्ट, यानी पूर्ण चीज जो है वो किसी पार्ट को डिनोट करती है। एग्जांपल है द यूनाइटेड स्टेट्स वॉन गोल्ड इन स्विमिंग। यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट है वो किसी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट का है, और वो टीम किसकी है, स्विमिंग की। तो यहाँ पर कंप्लीट चीज डिनोट कर रही है किसी छोटे से पार्ट को, और यहाँ पर छोटा सा पार्ट यूज कर रहा है किसी कंप्लीट चीज को। ऑल हैंड्स का मतलब सभी सेलर, यहाँ पर द यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब है जो टीम स्विमिंग कर रही है उससे यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। तो सिनेक डॉग का मतलब ये है कि कभी कभी पूरा पार्ट किसी होल थिंग को डिनोट करता है, कभी कभी पूरी चीज किसी छोटे से पार्ट या किसी छोटे से समुदाय को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। ये बिल्कुल सिमिलर है मेटोनॉमी के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सी सेल्स बाय द सीशोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी टर्म। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी को बताना है। शी सेल्स बाय द सीशोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी टर्म। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, जल्दी जल्दी से चलेंगे। आज वैसे भी मैंने क्वेश्चन थोड़े से ही ऐड किए हैं। जी हाँ, पार्ट टू होल और होल टू पार्ट, बिल्कुल ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए ये सेशन आपको कंटिन्यू रखना है या नहीं। इसीलिए आज के मेरे क्वेश्चन थोड़े से कम ऐड किए हैं, क्योंकि पूरी मेहनत खराब चली जाती है जब आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे बताइए, तो ये सेशन मैं कंटिन्यू करूँगा, और नहीं तो फिर हमारा जो विलियम वर्ड्स पर चल रहा है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर एसोनेंस, एसोनेंस है, एलिट्रेशन है ये भी, ठीक है ना। सी सेल्स सीशोर, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलिट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, नोट करिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है विच फिगर ऑफ स्पीच डायरेक्टली एड्रेस एन एब्सेंट और इमेजिनरी पर्सन और ए पर्सोनिफाई एब्स्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 बताना है कि ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है किसी भी एब्सेंट और इमेजिनरी पर्सन को या किसी पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट को। एपोस्ट्रोफी, आयरनी, हाइपरबोले और यूफिमिज्म। चलिए, डायरेक्टली एड्रेस किस फिगर ऑफ स्पीच में किया जाता है या फिर किस लिटरेरी टर्म को डायरेक्टली एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, गुड, वेरी गुड। सिनेक डॉग, हाँ बिल्कुल ठीक है। सुनील वर्मा, कामेश्वर, सिया। तो जिनका राइट आंसर आ रहा है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू एड्रेस दैट इज इमेजिनरी और
an absent person and sometimes it is personify abstraction. ओके, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर है अपॉस्ट्रोफी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच लिटरेरी डिवाइस इज डिफाइंड एज एन एक्सट्रीम एग्जैगरेशन फॉर इफेक्ट और एम्फेसिस, यानी किस लिटरेरी डिवाइस को डिफाइन किया गया है एक्सट्रीम एग्जैगरेशन करने के लिए, प्रभाव डालने के लिए, ठीक है। तो अंडरस्टेटमेंट, हाइपरबोले, पैराडॉक्स और लीटोट्स। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है एक्सट्रीम एग्जैगरेशन किस में किया जाता है। चलिए सभी कैंडिडेट्स बताएं। सुनील वर्मा ऑप्शन बी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, अर्चना देवी ऑप्शन ए बता रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है एक्सट्रीम एग्जैगरेशन, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना, बहुत ज्यादा इफेक्ट डालना, बहुत ज्यादा दबावपूर्ण तरीके से किसी बात को कहना। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरबोले, ठीक है ना, अतिशयोक्ति जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट वन, इन द विंड होल इन द नाइट विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड। लाइन आपके सामने दी गई है, द विंड होल इन द नाइट। ये लाइन किस लिटरेरी डिवाइस का एग्जाम्पल है? हाइपरबोले, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नो आंसर, कोई बात नहीं है। यहां पर क्या बात हो रही है? हवा की। होल्ड का मतलब है एक तरीके से जब किसी व्यक्ति की आवाज डरावनी निकलती है ना। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी एक ह्यूमन एट्रीब्यूशन है, ह्यूमन क्वालिटी यहां पर दी गई है। तो ये पर्सोनिफिकेशन किया गया, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन आगे आपका फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पर बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन ए में दिया गया है, इट इज रिटन बाय समवन एल्स। ये किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है अबाउट अ पर्सन्स लाइफ, एक व्यक्ति की लाइफ के आधार पर। इट फोकस ऑन फिक्शनल इवेंट्स, ये फिक्शनल इवेंट्स यानी कि जो कल्पनात्मक चीजें हैं उनको डिनोट करता है। इट प्रोवाइड्स ए फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ द ऑथर्स लाइफ, ये लेखक की जिंदगी का फर्स्ट पर्सन अकाउंट यानी कि जो फर्स्ट पर्सन नरेशन होता है उसमें जो चीजें लिखी जाती है उनको प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट सोलली ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट, इसमें सभी ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया जाता है। तो ऑटोबायोग्राफी का जो प्राइमरी फीचर है वो क्या है कि ऑटोबायोग्राफी इज अ रिटन डॉक्यूमेंट रिटन बाय समवन सेल्फ, किसी व्यक्ति के द्वारा स्वतः लिखा जाने वाला जो डॉक्यूमेंट होता है अपनी लाइफ पर आधारित, उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस ए बायोग्राफी फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है? बायोग्राफीज आर फिक्शनल, जो बायोग्राफी है वो फिक्शनल होती हैं, ठीक है ना, कल्पनात्मक होती हैं। बायोग्राफीज आर रिटन बाय द सब्जेक्ट देमसेल्फ, बायोग्राफीज को उस लेखक के द्वारा स्वयं लिखा जाता है जिसके ऊपर लिखी गई है। बायोग्राफीज फोकस ऑन ए पर्सन्स लाइफ फ्रॉम एन आउटसाइडर परस्पेक्टिव, और बायोग्राफीज आर ऑलवेज रिटन इन वर्थ। तो सभी को पता है बायोग्राफीज आर अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑन द लाइफ ऑफ समवन एल्स रिटन बाय समवन एल्स, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी पर लिखी जाने वाली जो किताब होती है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल फीचर ऑफ एन एपिक, जिसे महाकाव्य बोला जाता है। तो एपिक का एक टिपिकल फीचर कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए है, इट ऑफन इन्वॉल्व्स ए हीरोइक फिगर, इसमें एक हीरोइक फिगर आवश्यक होता है। इट यूजुअली कवर्स ए लॉन्ग नरेटिव इन वर्स, इसमें एक लॉन्ग नरेशन होती है जो कि वर्स में होती है। इट इज प्राइमरीली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, ये ज्यादातर फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। इट एक्सप्लोर ग्रांड थीम्स सच एज गुड वर्सेज इविल, इसमें बहुत ही ग्रांड थीम्स होती हैं जैसे कि गुड वर्सेज इविल, यानी अच्छाई और बुराई से संबंधित इसमें थीम्स आपको देखने के लिए मिलती हैं।
तो बताइएगा कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। संतोष सिंह, सुनील, कामेश्वर, अर्चना, जल्दी जल्दी से बताइएगा कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, यहां पर यह दिया गया है नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ एन ईपिक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर है। इट इज प्राइमरीली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एन ईपिक इज प्राइमरीली रिटन इन विच पर्सन या इन विच नरेशन, तो किस पर्सन में उसे लिखा जाता है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, बताइएगा यहां पर क्या ऑप्शन होना चाहिए जिससे ये सही हो जाए। जल्दी जल्दी से बताएं, फर्स्ट पर्सन की जगह पर कौन सा पर्सन नरेशन होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, बताइएगा। ईपिक जो है वो किस नरेशन में लिखा जाता है। ऑप्शन सी आ रहा है, जिनका ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ड्रामा। ड्रामा को डिफाइन करिएगा, ड्रामा क्या है। ए लॉन्ग नरेटिव पोएम, ए स्टोरी मींट टू बी परफॉर्म बाय एक्टर्स, ए टाइप ऑफ लिरिकल पोएम, ए फिक्शनल प्रोज वर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताना है। ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एन ईपिक इज रिटन जनरली इन थर्ड पर्सन। ओके, वेरी गुड, जिनका राइट आंसर है थर्ड पर्सन, बिल्कुल करेक्ट है। अगर ईपिक की लिखने की बात आए तो थर्ड पर्सन आपका आंसर रहेगा। तो ड्रामा बेसिकली क्या है, एक स्टोरी है जिसको परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, एक्टर्स के द्वारा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉमन थीम फाउंड इन अ ट्रेडिशनल बैलेड्स। बैलेड्स में जो कॉमन थीम होती है वो क्या होती है। फिलोसॉफिकल म्यूजिक, हिस्टोरिकल इवेंट्स और लव स्टोरीज, साइंटिफिक डिस्कवरीज, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 14 बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुड, ओके, हयातीन खान, ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोरिकल इवेंट्स और लव स्टोरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। तो बैलेड्स आर नरेटिव पोएम्स। बैलेड्स क्या होती हैं, बैलेड्स आर नरेटिव पोएम्स दैट ऑफन टेल द स्टोरीज ऑफ द लव स्टोरीज, द ट्रेजिक स्टोरीज। ठीक है ना, इस तरीके की स्टोरीज को टोल्ड किया जाता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स ईटीसी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स। बात हो रही है इंग्लिश सोनेट की, तो इंग्लिश सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से चेक कर लीजिए कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 पे आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है उन्हें शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। उसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी, सी डी, ई एफ और जी। ठीक है ना, जिसको 3 क्वार्टेन और एक राइमिंग कॉपलेट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसको आइमिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, व्हाट लिटरेरी टर्म्स डिस्क्राइब द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए वर्ड क्लोजली एसोसिएटेड विद द थिंग मीन्ड सच एज द व्हाइट हाउस इश्यूड अ स्टेटमेंट। यहां पर एक क्वेश्चन तो ये है कि वह लिटरेरी टर्म कौन सा है जो डिस्क्राइब करता है द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए वर्ड क्लोजली एसोसिएटेड विद द थिंग। ठीक है, जिसका मतलब हो, जैसे कि एग्जांपल में दिया द व्हाइट हाउस इश्यूड अ स्टेटमेंट। तो हमारे पास दो तरीके इसको आइडेंटिफाई करने के, एक तो हम ये समझ लें कि द व्हाइट हाउस इश्यूड अ स्टेटमेंट, ये किसका एग्जांपल है, किसी लिटरेरी टर्म का, या फिर हम इस लिटरेरी टर्म का जो क्वेश्चन है इसको आंसर कर लें। तो बेसिकली द हाउस, जो द व्हाइट हाउस है, ये एक एग्जांपल है मेटोनॉमी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, जिनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुड, चलिए तो इसको समझ लीजिए। मेटोनॉमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन वर्ड और फ्रेज इज सब्स्टिट्यूट विद अनदर। यानी मेटोनॉमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई वर्ड, कोई फ्रेज
सब्स्टिट्यूट करता है किसी दूसरी फ्रेज या किसी दूसरे वर्ड के लिए, ठीक है। जैसे द व्हाइट हाउस इज इश्यूड अ स्टेटमेंट, यहाँ पे जो व्हाइट हाउस है वो रेफर करता है अमेरिकन प्रेसिडेंट को। एक और एग्जांपल है हॉलीवुड इज ऑब्सेस्ड विद सुपर हीरोज मूवीज, तो यहाँ पे हॉलीवुड जो है वो रेफर करता है अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ये बहुत ही पॉपुलर बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है मेटोनॉमी का। यहाँ पर पेन डिनोट करता है डिप्लोमेसी को, ठीक है ना, और जो स्वॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है वारफेयर को। नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट इज इन पैनिक, वॉल स्ट्रीट इज इन अ पैनिक, तो वॉल स्ट्रीट जो है इस सेंटेंस में वो रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल मार्केट को, ठीक है, या स्टॉक ब्रोकर्स को। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ लिरिक पोइम। लिरिक पोइम के बारे में तो सभी ने पढ़ा होगा, लिरिक पोइम क्या है ये भी सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ लिरिक पोइम, इसमें से लिरिक पोइम का एग्जांपल या जो लिरिक पोइम के लिए बेस्ट डिस्क्रिप्शन है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए संतोष 17 का भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ए पोएम एक्सप्रेसिंग पर्सनल इमोशंस एंड थॉट्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन, एन इलेजी इज प्राइमरली रिटन टू, इलेजी क्यों लिखी जाती है, सेलिब्रेट अ जॉयस ओकेजन, नरेट अ हेरोइक टेल, मोर्न द लॉस ऑफ समवन और समथिंग। तो इलेजी क्या है, एक शोक गीत होता है, ठीक है। सो मोर्न द लॉस ऑफ समवन और समथिंग, जो किसी के चले जाने पर, किसी के अलग हो जाने के लिए मोर्न किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल टू ए ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के लिए कौन सा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ए कॉमेडिक रिजोल्यूशन, ए प्रोटागोनिस्ट विद अ ट्रेजिक फ्लॉ, तो एक ट्रेजिक हीरो होता है जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ट्रेजेडी के लिए, ओके। यहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है, वैसे तो अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के लिए बहुत सारी चीजें बताई हैं, जो आपकी एडवांस क्लासेस जब स्टार्ट होंगी धीमे धीमे से। आज की क्लास में तो मैं बेसिक क्वेश्चन डाल रहा हूं जो बिल्कुल शुरुआती तौर पे जिन कैंडिडेट्स को नहीं आता है वो यहाँ से बिल्कुल बिगनिंग अपनी कर सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं कि लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पर किस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आज की क्लास से आप एक आइडिया ले सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, बट फिर भी जिनको नहीं आता है उनके लिए तो डिफिकल्ट ही होंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इज प्राइमरली रिटन टू बी परफॉर्म एंड यूजुअली इंक्लूड्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैरेक्टर्स। वह कौन सा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है जिसको प्राथमिक तौर पर परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैरेक्टर्स यानी जो पात्र होते हैं उनके बीच में संघर्ष दिखाया जाता है। तो क्या है वो, एलेजी है, बायोग्राफी है, ड्रामा है या लिरिक है। तो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ड्रामा में होते हैं, और ड्रामा के अंदर आपकी कॉमेडी आती है, ट्रेजेडी आती है, फार्स आती है, मेलोड्रामा आ जाता है, ठीक है ना, ट्रेजी कॉमेडी आ जाती है। इन सभी में कैरेक्टर्स होते हैं और बेसिकली जो ट्रेजिक प्ले होते हैं, ट्रेजेडी होती है जैसे मैकबेथ, ओथेलो, ठीक है ना, किंग लियर, ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं बिटवीन सम अदर कैरेक्टर्स और अपने आप से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, ड्रामा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलोगरी। एलोगरी का एग्जाम्पल क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी विद अ ट्विस्ट एंडिंग, ए पोएम दैट फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर, ए नरेटिव वेयर कैरेक्टर्स एंड इवेंट रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और मोरल क्वालिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एलोगरी क्या है, एक तरीके का फेबल होता है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या किसी मोरल क्वालिटी को, ठीक है। चलिए जैसे कि फेयरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर का फेयरी क्वीन क्या है, एक एलोगरी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपोइया। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो इस फिगर ऑफ स्पीच को यानी ओनोमोटोपोइया को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्स डांस्ड इन द स्काई, द थंडर रंबल्ड इन द डिस्टेंस,
द वार्म सन शोन ब्राइटली, द रिवर विस्पर्ड सीक्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 22 बताना है, कौन सा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से बताएं। गुड, वेरी गुड। तो पहले तो ओनोमोटोपोइया क्या है? इट इज द इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड। नेचर में जो साउंड क्रिएट होते हैं, वेदर इट इज फ्रॉम एनिमल्स, इंसेक्ट्स और ह्यूमन बींग्स, अगर उसको कोई एट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज एन ओनोमोटोपोइया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, द थंडर रंबल्ड इन द स्टेंस। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशनल आयरनी। आयरनी का मतलब होता है व्यंग, जो किसी चीज पर कटाक्ष करने के लिए राइटर्स यूज करते हैं, जैसे कि बेन जॉनसन ने ह्यूमर और आयरनी का बहुत ज्यादा उपयोग किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी बतानी है इसमें, ए कैरेक्टर स्पीक्स इन अ वे दैट इज अपोजिट टू देयर ट्रू फीलिंग्स, या फिर ए फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, या ए कैरेक्टर एक्सपीरियंसेस और ट्रेजिक फेट आफ्टर मेकिंग अ फुलिश डिसीजन, और दिया है ए कैरेक्टर सेज आई एम फाइन व्हेन दे आर ऑब्वियसली अपसेट। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा सिचुएशनल आयरनी के लिए? क्वेश्चन नंबर 23 बताना है। चलिए, रविंद्र कुमार शिवरे ऑप्शन बी बता रहे हैं, संतोष कविता और अर्चना, राम सुरेश, बिल्कुल ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स ऑप्शन डी बता रहे हो, कुछ कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी। जिनका राइट आंसर आ रहा है ए फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, ये क्या है? सिचुएशनल आयरनी है, जहां फायर स्टेशन जो है वो किसका काम करती है? आग बुझाने का काम करती है, ठीक है ना। उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आग बुझाने के लिए जाते हैं, जबकि आज उसमें ही खुद आग लग गई है, तो ये एक सिचुएशनल आयरनी है। ओके, ऑप्शन नंबर बी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इन लिटरेचर व्हाट डज ए रोज कॉमनली सिंबलाइज। लिटरेचर में यानी साहित्य के तौर पे देखा जाए तो रोज जो है वो किस चीज का सिंबल होता है? पेन, लव एंड ब्यूटी, डेथ और फ्रीडम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताना है। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का जिनका राइट आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी लव एंड ब्यूटी। विलियम शेक्सपियर की पोएम्स में मोस्टली सोनेट्स में जो रोज है वो लव एंड ब्यूटी के लिए सिग्निफाई या सिंबलाइज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। दिए हुए सेंटेंस में पैराडॉक्स का एग्जाम्पल कौन सा है? शी लव्स हिम बट शी डजंट लाइक हिम, लेस इज मोर, शी रेन एज फास्ट एज द विंड, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। पैराडॉक्स बताना है, इसमें विरोधाभास किस सेंटेंस में आपको देखने के लिए मिल रहा है? चलिए सभी कैंडिडेट्स बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो हमारे किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे जो लाइन चल रही है आप इस लाइन को एक बार गौर से पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली RR अकेडमी फिरोजाबाद एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे किसी भी कोर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो मोबाइल नंबर ऊपर दिया गया है 9058585263, इस पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लेस इज मोर, ये एक अच्छा एग्जांपल है पैराडॉक्स का, ठीक है। लेस इज मोर सजेस्ट दैट समटाइम सिंपलिसिटी कैन बी मोर इफेक्टिव, सिंपलिसिटी कैन बी मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो साधारण चीजें होती हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं किसी जटिल चीजों की। तो ये हमारा अच्छा एग्जांपल है पैराडॉक्स का। सो गाइस आज की क्लास में इतना ही। तो सभी कैंडिडेट्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले सेशन के लिए। चलिए ओके, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।